कोशिका के शहर में आपका स्वागत है। सोचिए एक ऐसा शहर जिसके चारों ओर सिर्फ एक दीवार नहीं बल्कि एक स्मार्ट जिंदा बॉर्डर है। ये बॉर्डर एक इंटेलिजेंट गेटकीपर की तरह है जो लगातार ये तय कर रहा है कि कौन अंदर आएगा, कौन बाहर जाएगा और ये पूरा शहर बाहरी दुनिया से कैसे बात करेगा। बिल्कुल। आज हम इसी अविश्वसनीय बॉर्डर यानी प्लाज्मा झिल्ली की बनावट और उसके काम करने के तरीके की गहराई में उतरने वाले हैं। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बॉर्डर ही असल में जीवन और कह सकते हैं निर्जीव चीजों के बीच का अंतर तय करता है। ये सिर्फ एक थैली नहीं है, नहीं, ये कोशिका की पहचान है, उसका कम्युनिकेशन हब है और उसकी पहली रक्षा पंक्ति भी। मतलब इसके बिना कोशिका का कोई अस्तित्व ही नहीं है। बिल्कुल। तो हमारा मिशन साफ है। इन स्रोतों के आधार पर हम ये पता लगाएंगे कि ये झिल्ली आखिर बनी किस चीज से है, इसके अलग अलग हिस्से एक टीम की तरह मिलकर कैसे काम करते हैं, और हम उस मशहूर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को भी डिकोड करेंगे जो इसकी पूरी कार्यप्रणाली को समझाता है। तो चलिए इस जिंदा दीवार के राज परत दर परत खोलते हैं। तो शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। ये प्लाज्मा झिल्ली आखिर है क्या? अगर हमें इसे जूम इन करके देखना हो तो आणविक स्तर पर ये कैसी दिखती है और किस चीज से बनी है? देखिए, अगर सबसे सरल शब्दों में कहें तो ये एक बहुत पतली, लचीली और चयनात्मक पारगम्य संरचना है। चयनात्मक पारगम्य मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल। जी, और इन्हीं 3 शब्दों में इसका सार छिपा है। पतली और लचीली का मतलब है कि ये कोई पत्थर की दीवार नहीं बल्कि साबुन के बुलबुले की तरह है जो अपना आकार बदल सकती है। अच्छा। और सबसे जरूरी शब्द है चयनात्मक पारगम्य, जिसका मतलब है कि ये एक बहुत ही सख्त बाउंसर की तरह है जो हर किसी को अंदर नहीं आने देती। ये बहुत सोच समझकर चुनती है कि किसे अंदर आना है और किसे बाहर जाना है। यानी एक बहुत ही स्मार्ट बॉर्डर कंट्रोल। लेकिन ये बॉर्डर ईंट और सीमेंट का तो नहीं है, ये बना किस चीज से है? इन रिसर्च पेपर्स को देखने पर एक बात साफ होती है कि ये कोई एक चीज नहीं बल्कि 3 अलग अलग चीजों का एक जटिल मिश्रण है। जी हाँ, रासायनिक रूप से इसके 3 मुख्य घटक हैं। सबसे बड़ा हिस्सा बनाते हैं प्रोटीन, जो लगभग 50 से 60% तक होते हैं। ओह, सबसे ज्यादा? हाँ, ये असल में झिल्ली के वर्कर्स हैं जो सारे जरूरी काम करते हैं। दूसरा बड़ा घटक है लिपिड, जो करीब 40 से 50% हिस्सा बनाते हैं। ये झिल्ली का मूल ढांचा या कहें कि उसकी नींव तैयार करते हैं। ठीक है। और तीसरा बहुत छोटी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कोशिका की पहचान बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो अगर लिपिड नींव है तो हमें वहीं से शुरू करना चाहिए। इन दस्तावेजों में सबसे पहले फॉस्फोलिपिड का जिक्र आता है। इनमें ऐसा क्या खास है कि कोशिका की पूरी संरचना ही इन पर टिकी है? फॉस्फोलिपिड की खासियत उनकी बनावट में ही छिपी है। वो एक लिपिड बाइलेयर या द्विस्तरीय संरचना बनाते हैं जो झिल्ली का आधार है। इसकी वजह यह है कि इनके अणु उभयधर्मी होते हैं, एम्फीपैथिक। उभयधर्मी, ये एक दिलचस्प शब्द है। हाँ, इसका मतलब है कि एक ही अणु के 2 बिल्कुल अलग अलग स्वभाव हैं। 2 अलग स्वभाव? मतलब एक ही मॉलिक्यूल में ड्यूल पर्सनालिटी। एक हिस्सा पानी को पसंद करता है और दूसरा नफरत। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसका एक सिरा होता है जिससे जल प्रिय सिरा या हाइड्रोफिलिक हेड कहते हैं। ये पानी को पसंद करता है, इसलिए ये हमेशा कोशिका के बाहर और अंदर के जलीय वातावरण की तरफ रहता है। अच्छा। और दूसरा हिस्सा है जल विमुख पूंछ, मतलब हाइड्रोफोबिक टेल्स। ये फैटी एसिड की चेन से बनी है और पानी से कह सकते हैं सख्त नफरत करती हैं। इसलिए ये पूंछें हमेशा पानी से छिपकर झिल्ली के अंदर की तरफ एक दूसरे के सामने रहती हैं। अरे वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप इन अणुओं को पानी में डालते हैं, ये खुद ब खुद एक दीवार बना लेते हैं। एग्जैक्टली। पूंछें अंदर छिप जाती हैं और सिरे बाहर की ओर रहते हैं। ये तो सेल्फ असेंबलिंग है। प्रकृति को इसे बनाने के लिए कोई निर्देश देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बिल्कुल, ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। और यही संरचना झिल्ली को तरल और लचीला बनाती है। ये कोई ठोस दीवार नहीं है बल्कि एक गतिशील सतह है, जैसे किसी शांत तालाब की सतह जिस पर चीजें तैर सकती हैं। तो ये तो हो गई नींव, लेकिन स्रोतों में एक और लिपिड, कोलेस्ट्रॉल का भी जिक्र है। हम तो आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल को विलेन समझते हैं, लेकिन यहाँ तो इसका रोल कुछ और ही लगता है। हाँ, यहाँ कोलेस्ट्रॉल विलेन नहीं बल्कि एक बहुत ही जरूरी मैनेजर है, खासकर पशु कोशिकाओं में। मैनेजर?
हाँ, इसका काम है झिल्ली की तरलता यानी फ्लूइडिटी को नियंत्रित करना। ये एक तरह का बफर है जो झिल्ली को बहुत ज्यादा कठोर या बहुत ज्यादा तरल होने से बचाता है। ओह, और सबसे आकर्षक बात यह है कि ये तापमान के हिसाब से अपनी भूमिका बदलता है। अपनी भूमिका बदलता है। ये तो दिलचस्प है। कैसे? देखिए, जब तापमान कम होता है तो फॉस्फोलिपिड्स एक दूसरे के करीब आकर जम सकते हैं, जैसे ठंड में घी जम जाता है। हाँ, सही बात है। इससे झिल्ली कठोर हो सकती है। ऐसे में कोलेस्ट्रॉल उनके बीच स्पेसर की तरह काम करता है, उन्हें बहुत कसकर पैक होने से रोकता है और तरलता बनाए रखता है। अच्छा। वही जब तापमान बढ़ता है तो फॉस्फोलिपिड बहुत ज्यादा गतिशील हो सकते हैं, जिससे झिल्ली बिखर सकती है। तब कोलेस्ट्रॉल एक गोंद की तरह काम करता है, उनकी गति को थोड़ा कंट्रोल करता है और झिल्ली को स्थिरता देता है। तो इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल एक विरोधाभासी अणु है। ये झिल्ली को जमने से भी रोकता है और बिखरने से भी। ये प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है जो बदलती परिस्थितियों में भी स्थिरता बनाए रखती है। लेकिन कोशिका को सिर्फ स्थिर नहीं रहना है, उसे पहचाना भी जाना जरूरी है। जैसे एक देश का अपना झंडा होता है, क्या ग्लाइकोलिपिड्स यही पहचान बनाने का काम करते हैं? आपने बिल्कुल सही कनेक्शन बनाया। ग्लाइकोलिपिड कोशिका के पहचान पत्र या कहें कि उसके झंडे की तरह हैं। पहचान पत्र? जी, ये वो लिपिड हैं जिनसे कार्बोहाइड्रेट की एक चेन जुड़ी होती है और ये केवल झिल्ली की बाहरी सतह पर पाए जाते हैं। इनका मुख्य काम कोशिका की पहचान करवाना है। तो हमारा इम्यून सिस्टम? हाँ, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम इन्हीं ग्लाइकोलिपिड के पैटर्न को देखकर पहचानता है कि कौन सी कोशिका अपनी है और कौन सी बाहरी या दुश्मन। तो इसी वजह से ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद बॉडी कभी-कभी नए ऑर्गन को रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि उस नए ऑर्गन की कोशिकाओं पर लगे झंडे अलग होते हैं। बिल्कुल, यही सेल रिकग्निशन का आधार है। इसके अलावा ये ग्लाइकोलिपिड कोशिकाओं को आपस में जुड़कर ऊतक यानी टिश्यू बनाने में भी मदद करते हैं, जैसे पजल के सही टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं। तो लिपिड ने नींव बना दी, उसे स्थिर रखा और पहचान भी दे दी। लेकिन एक शहर की दीवार में सिर्फ ईंटें नहीं होती, उसमें गेट, खिड़कियां, गार्ड और कम्युनिकेशन टावर भी होते हैं। मुझे लगता है ये काम प्रोटीन्स का होगा। एकदम सही। प्रोटीन ही झिल्ली को उसकी फंक्शनल स्पेसिफिसिटी देते हैं, मतलब वो तय करते हैं कि झिल्ली असल में क्या-क्या काम करेगी। उनकी स्थिति के आधार पर ये दो मुख्य प्रकार के होते हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर प्लाज्मा झिल्ली एक नदी है तो पहले हैं अंतस्थ प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन्स। अंतस्थ प्रोटीन? ये वो पुल या खंबे हैं जो नदी के तल में गहरे गड़े हुए हैं और कहीं तो आर पार भी जाते हैं। इन्हें ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। और दूसरे वाले? दूसरे हैं परिधीय प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन्स। ये उन नावों की तरह हैं जो बस किनारे पर बंधी हुई हैं। वे झिल्ली की भीतरी या बाहरी सतह से ढीले ढाले तरीके से जुड़े होते हैं, स्थायी रूप से धसे हुए नहीं होते। ठीक है, तो ये धसे हुए पुल और किनारे पर बंधी नावें यानी अंतस्था और परिधीय प्रोटीन असल में करते क्या हैं? इनके काम क्या हैं? अंतस्थ प्रोटीन झिल्ली के सबसे सक्रिय कार्यकर्ता है। इनका सबसे बड़ा काम है परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन? जी, ये चैनल और कैरियर बनाते हैं जो उन जरूरी चीजों के लिए दरवाजे की तरह काम करते हैं जो लिपिड की दीवार को सीधे पार नहीं कर सकती, जैसे कि ग्लूकोज या सोडियम आयन। तो हमारे नर्व सेल्स जो इतनी तेजी से सिग्नल भेज पाते हैं वो इन्हीं प्रोटीन दरवाजों की वजह से हैं। जी हाँ, सोडियम पोटाशियम पंप जो नर्व इम्पल्स के लिए जरूरी हैं, वो एक अंतस्था प्रोटीन ही है। इनका दूसरा बड़ा काम है सिग्नल को पहचानना। ये रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं। रिसेप्टर्स? हाँ, जब कोई हार्मोन जैसे इंसुलिन खून में आता है तो वो इन्हीं रिसेप्टर प्रोटीन पर एक चाबी की तरह फिट हो जाता है और कोशिका को संदेश देता है कि खून से शुगर उठा लो। यानी ये द्वारपाल भी हैं और कम्युनिकेशन टावर के एंटीना भी। कमाल है। और परिधीय प्रोटीन जो सिर्फ सतह पर लगे हैं, क्या उनकी भूमिका कम महत्वपूर्ण है? बिल्कुल नहीं। वे भले ही सतह पर हों, लेकिन उनकी भूमिका बहुत अहम है। वे अक्सर झिल्ली को अंदर से सहारा देते हैं, उसे आकार देने में मदद करते हैं। अच्छा। वे कोशिका के आंतरिक कंकाल, जिसे साइटोस्केलेटन कहते हैं, से जुड़कर झिल्ली को मजबूती देते हैं। इसके अलावा वे कोशिका सिग्नलिंग में भी मदद करते हैं। अक्सर एंटीना से मिले संदेश को कोशिका के अंदर आगे बढ़ाने का काम करते हैं, एक रिले रेस के धावक की तरह। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। हमारे पास लिपिड का एक तरल समुद्र है जिसमें प्रोटीन कहीं पुल की तरह गड़े हैं तो कहीं नाव की तरह तैर रहे हैं, और हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। स्रोतों में इस पूरी व्यवस्था को समझाने के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध मॉडल का जिक्र है,
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जी, ये प्लाज्मा झिल्ली को समझने के लिए आज तक का सबसे मान्य मॉडल है, जिसे सिंगर और निकोलसन ने 1972 में प्रस्तावित किया था। 1972 में? हाँ, इससे पहले वैज्ञानिक झिल्ली को एक कठोर सैंडविच की तरह समझते थे, प्रोटीन की 2 परतों के बीच में लिपिड। लेकिन वो मॉडल ये नहीं समझा पा रहा था कि कोशिकाएं हिलती-डुलती या अपना आकार कैसे बदलती हैं। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने इस समस्या को कैसे सुलझाया? इसके नाम में ही इसका जवाब है। फ्लूइड यानी तरल और मोज़ेक। फ्लूइड शब्द इस बात को दर्शाता है कि लिपिड की बाइलेयर कठोर नहीं बल्कि एक तरल जैसी है। अणु अपनी जगह पर स्थिर नहीं है, वो घूम सकते हैं, एक दूसरे से जगह बदल सकते हैं। और मोज़ाइक शब्द इसलिए है क्योंकि विभिन्न प्रकार के प्रोटीन इस लिपिड समुद्र में एक मोज़ाइक पेंटिंग के पैटर्न की तरह बिखरे होते हैं, या कह सकते हैं तैरते रहते हैं। 1 मिनट रुकते हैं। ये सोचना ही कितना अजीब है। इसका मतलब है कि हमारी हर कोशिका की सतह किसी ठोस दीवार जैसी नहीं, बल्कि एक बहते हुए समुद्र की तरह है जिसमें सब कुछ तैर रहा है। बिल्कुल। ये हमारे अपने शरीर की कल्पना को ही बदल देता है। हाँ, और इस मॉडल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पार्श्वीय गति, जिसे लैटरल मोबिलिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि ना केवल लिपिड बल्कि प्रोटीन भी झिल्ली के भीतर बगल में घूम सकते हैं। अच्छा। और ये गतिशीलता बहुत जरूरी है। अगर प्रोटीन अपनी जगह पर जमे होते तो वे ठीक से काम नहीं कर पाते। मान लीजिए एक रिसेप्टर को किसी दूसरे प्रोटीन को सिग्नल देना है, तो वो दोनों तैरकर एक दूसरे के पास आ सकते हैं। इसी गतिशीलता के कारण परिवहन, सिग्नलिंग और कई अन्य प्रक्रियाएं संभव हो पाती हैं। तो अगर हम सब कुछ जोड़कर देखें, लिपिड, प्रोटीन और ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो ये गतिशील संरचना कोशिका के जिंदा रहने के लिए कौन से सबसे जरूरी काम करती है? अगर हमें 3 सबसे बड़े कामों की लिस्ट बनानी हो तो वो क्या होगी? अच्छा सवाल है। पहला और सबसे जरूरी काम है परिवहन, ट्रांसपोर्ट। ये कोशिका की जीवन रेखा है। जीवन रेखा? जी, झिल्ली ये नियंत्रित करती है कि कौन से पोषक तत्व अंदर आएंगे और कौन से जहरीले अपशिष्ट पदार्थ बाहर जाएंगे। इसके बिना कोशिका न तो ऊर्जा बना सकती है, न ही जीवित रह सकती है। ठीक है, परिवहन। और दूसरा? दूसरा है सिग्नलिंग। सोचिए, 1 खरब कोशिकाओं वाले शरीर में तालमेल कैसे बनता है? सही बात है। इसका जवाब इसी झिल्ली में छिपा है। ये सिर्फ एक दीवार नहीं, बल्कि एक कम्युनिकेशन हब है। इस पर लगे रिसेप्टर्स एंटीना की तरह हैं, जो शरीर के दूसरे हिस्सों से भेजे गए हार्मोन रूपी संदेशों को पकड़ते हैं और कोशिका को बताते हैं कि कब बढ़ना है, कब काम करना है और कब रुकना है। बिना इस सिग्नलिंग के हम सिर्फ कोशिकाओं का एक ढेर होते, एक संगठित शरीर नहीं। और तीसरा काम यकीनन सुरक्षा से जुड़ा होगा। जी, तीसरा है संरचना और सुरक्षा, प्रोटेक्शन। झिल्ली एक भौतिक बाधा है जो कोशिका के नाजुक आंतरिक संसार को बाहरी दुनिया के खतरों और रासायनिक उतार चढ़ाव से बचाती है। ये कोशिका को उसकी संरचनात्मक अखंडता देती है, उसे एक आकार देती है। सीधे शब्दों में कहें तो इसके बिना कोशिका बस एक बूंद की तरह बिखर जाएगी। तो संक्षेप में परिवहन, सिग्नलिंग और सुरक्षा, इन्हीं 3 स्तंभों पर कोशिका का जीवन टिका है। तो निष्कर्ष के तौर पर प्लाज्मा झिल्ली सिर्फ एक थैली नहीं है, बल्कि एक बेहद जटिल, जिंदा और गतिशील शहर की सीमा है, जिसमें गेट्स, सेंसर्स और पहचान के झंडे सभी एक तरल नींव पर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। इसकी संरचना लिपिड और प्रोटीन के एक बहुत ही सूक्ष्म संतुलन को दर्शाती है। ये एक बेहतरीन डिजाइन है। लिपिड एक ऐसा तरल मंच तैयार करते हैं जिस पर काम हो सके, और प्रोटीन उस मंच पर आकर अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। यही संगठन कोशिका को एक निष्क्रिय बुलबुले के बजाय एक जीवित, प्रतिक्रियाशील और गतिशील इकाई बनाता है। ये वाकई अद्भुत है कि कैसे सरल रासायनिक नियम इतनी जटिल जैविक संरचना को जन्म देते हैं। और ये संतुलन बहुत नाजुक भी है। हमने देखा कि झिल्ली की तरलता जीवन के लिए कितनी जरूरी है। और ये हमें श्रोताओं के लिए एक दिलचस्प सवाल पर लाता है। बताइए। जरा सोचिए, क्या होगा अगर किसी कोशिका की झिल्ली बहुत कठोर या बहुत अधिक तरल हो जाए? वो अपने सिग्नल ठीक से नहीं भेज पाएगी, परिवहन रुक जाएगा। तो सवाल यह है कि हमारे आहार में बदलाव, जैसे कि हम किस प्रकार की वसा खाते हैं, संतृप्त या असंतृप्त, क्या वो हमारी अपनी कोशिका झिल्लियों की तरलता को और अंततः हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है? ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां कोशिका जीव विज्ञान सीधे हमारी डाइनिंग टेबल से जुड़ता है।